राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की अधिकतम भागीदारी आवश्यक है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं स्वतंत्र और निडर महसूस करें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। राष्ट्रपति ने महिलाओं से एक दूसरे को प्रेरित करने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के अधिकारों के लिए एक साथ आवाज उठाने और प्रगति के पथ पर एक साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक साथ लाने और उन्हें प्रगति की विभिन्न दिशाओं में आगे ले जाने का एक अच्छा मंच है। मध्य प्रदेश में आयोजित इस महिला केंद्रित सम्मेलन में आकर यहाँ के महिला विभूतियों वीरांगना दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई और रानी कमलापति जैसे महान महिलाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है। उनकी वीरता और उत्कृष्ट शासन की गाथाएं देश के इतिहास, विशेषकर मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरवशाली अध्याय है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र को दिशा प्रदान करने वाली महिलाओं में से मध्य प्रदेश की सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत के और मध्य प्रदेश के विकास में ऐसे असंख्य महिलाओं को अमूल्य योगदान रहा है। आज के इस महिला सम्मान के आरंभ में मैं मध्य प्रदेश तथा समस्त भारत की ऐसे असाधारण महिलाओं को नमन करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि ये सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करें। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला सशक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। महिलाओं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कार्य किए जाते हैं वहाँ सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज़ उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रत्येक महिला की सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महिला स्व सहायता समूह हमारी बहनों और बेटियों को एक साथ लाने तथा उन्हें विकास की विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने का आज से माध्यम है। मुझे आज मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सफलता के अनुभवों के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन के समापन समारोह में भारत की ओर से विश्व को एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश दिया। यह संदेश G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का सिद्धांत भी होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वैश्विक संसाधनों पर मालिकाना हक बनाने की चाह ने विभिन्न संघर्षों को जन्म दिया है और धरती के सुरक्षित भविष्य के लिए इस संबंध में ट्रस्टीशिप की भावना ही एकमात्र तरीका है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है
कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने व्यापार मेले में उपस्थित उत्तर प्रदेश पवेलियन का जायजा लिया और व्यापारियों से उनके उत्पादों के बारे में जाना। अपने निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की और उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के संबंध में भी चर्चा की। आज यूपी डे है। उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड फेयर में स्टॉल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने उस समय वोकल फॉर लोकल का एक स्लोगन दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद है और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। जो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का अपेक्षित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो रहा है। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे।
दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास करते हुए 10,459 पुलिसकर्मियों को आज नियुक्ति पत्र आवंटित किए। इन पुलिसकर्मियों में 215 सार्जेंट सब इंस्पेक्टर, 1998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 सिपाही शामिल हैं। इस अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव व अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बहाली को कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को इस अवसर पर बधाई देते हुए युवाओं को अन्य रिक्त पदों के लिए भी जल्द बहाली का भरोसा दिया। आज खुशी की बात है, आज जो कुल मिलाकर के 10,459 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1,998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी है। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481। अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए, और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। और उस समय तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने जो आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किए। तो उस समय जो आकलन था उसमें था 115, यानी 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिस के लोग थे। हमने कहा भाई यहां इतना कम है तो अपने यहां भी जो 1 लाख की आबादी पर 115 होना चाहिए। तो उस समय तो हमने तय करवा दिया था 1,52,232 पद। अब उस समय से हम लगे हुए, तो अब तो खैर आपने आज किया है तो 10,459 को किया है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 1,08,000 हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले से जो हम तय किए हुए हैं उस हिसाब से 1,52,000 है, और उस हिसाब से अभी भी आपका जो बचा हुआ है 44 लाख, उसमें देरी मत कराइएगा। बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो आज नियुक्ति पत्र वितरण करके ये साबित किया कि वो केवल कहने वाले नेता नहीं है बल्कि काम करने वाले नेता हैं, और इन्होंने आज जो है साबित किया है। और ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा था और चलता रहेगा। आप सब लोग जानते हैं, सब लोग नौजवान हैं,
और बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और सबसे ज्यादा अगर संभावनाएं अगर सरकारी नौकरी में होती है तो आप लोग जानते हैं यही पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, गृह विभाग में होता है, या तो स्वास्थ्य विभाग में होता है या शिक्षा विभाग में होता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जितने भी विभागों में रिक्त पदे हैं उसको शीघ्र जो है हम लोग भरेंगे और उसी दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार द्वारा निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, ऊर्जा व अन्य संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में आयोजित हुए एक प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी गई, जिसमें नई सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत, सोलर पार्क स्थापना, सोलर रूफटॉप से बिजली उत्पादन, रोजगार सृजन के लिए छूट देने, विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने और नई आईटी नीति के अंतर्गत प्रत्येक डिवीजन में आईटी पार्क की स्थापना जैसी योजनाएं भी शामिल रही। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। ऊर्जा विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर किया है। वो है राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति, सोलर पॉलिसी का प्रस्ताव। आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में एक नीति सौर ऊर्जा की बनी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत हमने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे, जिसमें 14,000 मेगावाट सोलर पार्क और ऐसे ओपन एक्सेस के जरिए हम लेने का हमारा प्रयास है, जनरेट करने का प्रयास है। सोलर रूफटॉप जो आवासीय है रेजिडेंशियल, उससे 4500 मेगावाट और अनावासीय रूफटॉप जो है उससे 1500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का विचार है। उसी तरह किसानों के खेतों में और किसानों का जो एग्रीकल्चर फीडर होता है उससे भी 2000 मेगावाट पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। सभी को विदित है कि आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये हमारी जो लास्ट पॉलिसी थी वो 2017 की थी, जो 5 साल के लिए वैलिड थी, और चूंकि वो अब लगभग कंप्लीशन पे है तो इसलिए ये नई नीति प्रख्यापित आज माननीय मंत्री परिषद ने करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जो सेलियंट फीचर्स हैं वो ये है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें ये एक प्रॉमिस था कि हम संभाग स्तर पर आईटी पार्कों का विकास करेंगे। तो आज ये जो पॉलिसी ले डाउन हो रही है उसमें हर डिवीज़न में कम से कम एक आईटी पार्क प्राइवेट क्षेत्र के सहयोग से बनाए जाने की बात है। उसमें हमने जो प्रोविज़न किया वो कैपिटल सब्सिडी हम देंगे 25% तक अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ और 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन देंगे। तो अब निजी क्षेत्र के निवेशक जो हैं वो आईटी पार्क की स्थापना कर सकते हैं। हर डिवीज़न में कम से कम एक का लक्ष्य नीति निर्धारित कर रही है और हमें उम्मीद है कि इससे एक अच्छा आईटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उभर करके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई व नजफगढ़ नाले की स्थिति के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद प्रवेश वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश खुराना व पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई के संबंध में हाथ खड़े करने और एसटीपी के टेंडर को कई साल तक रोकने का आरोप लगाया और साथ ही नजफगढ़ नाले की डीसिल्टिंग पूरा नहीं होने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। यमुना मैली हो गई है और नजफगढ़ ड्रेन में कोई भी दिल्ली सरकार ने डीसिल्टिंग नहीं कराई है। जो यमुना दिल्ली को जीवन प्रदान करने का काम करती है, उसी यमुना नदी को दिल्ली की सरकार की नाकामी की वजह से इतनी गंदगी उसके अंदर है। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर यमुना में जो सीवरेज का पानी, फैक्ट्री का आउटलेट जो गिरना नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद ही गिरना चाहिए, ये कुल मिलाकर 3,50,00,000 लीटर पानी प्रतिदिन ऐसा गंदा पानी यमुना में गिरता है और उसको साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। एसटीपी प्लांट लगाकर 26 एसटीपी प्लांट दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसमें 80% एसटीपी प्लांट वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है। जब एनजीटी की रिपोर्ट 2016 में आई कि जितने एसटीपी प्लांट हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, उनको उनकी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि जो पानी गंदा है उसको साफ करके ही यमुना में जाए। दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने उनको कई पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जो अरविंद केजरीवाल जी ये कहते नहीं थकते कि अगली यमुना नदी में दिल्ली वासियों को डुबकी लगा देंगे, वही दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कहती हमारे पास यमुना को साफ करने के लिए पैसे नहीं है। यहां एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार के सामने हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और काम करने की अगर इच्छा शक्ति हो तो आप आइए। केंद्र सरकार ने जब आपको 2,419 करोड़ रुपए की एसटीपी प्लांट लगाने की मदद दी, तो इसी दिल्ली सरकार ने, जल मंत्री ने, मनीष सिसोदिया ने इस टेंडर को 3 साल तक रोक के रखा है। ये जो बड़े 2 नजफगढ़ ड्रेन के कूड़े के कुबड़ है, उसके जिम्मेदार केजरीवाल है। इस जहरीले पानी को देने वाले जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ये बताए कि आखिर दिल्ली की जनता को ये जहरीला पानी आप दे रहे हैं, और ये बताए कि आपने नजफगढ़ ड्रेन में डिसिल्टिंग क्यों नहीं कराई। आपने करोड़ों के विज्ञापन कराए, लेकिन नजफगढ़ ड्रेन को सफाई के लिए आपने कोई काम क्यों नहीं किया। गुजरात चुनाव के पास आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियां जीत के लिए हर दाव आजमा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज दावा करते हुए भाजपा पर गैरकानूनी हथकंडों के माध्यम से सूरत पूर्व से पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाला का नामांकन जबरदस्ती वापस कराने के प्रयास का आरोप लगाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है, और इस हार के डर से वो इतनी बौखला गई है, इस तरह की हरकतों पे उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती आज के दौर में।
सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे, जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज़ पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट, वो चेक कराते हैं जाके। तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहाँ पे, और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहाँ गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के वहाँ मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे ही उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। थैंक यू। मिजोरम में पत्थर की खादान धंसने की घटना में अब तक 10 की मौत, पीएम मोदी ने की मुआवजे की घोषणा। राजस्थान को दहलाने की बड़ी साजिश, उदयपुर में मिला बड़ी मात्रा में विस्फोटक। इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी, पीएम मोदी ने कहा हर भारतीय के लिए गर्व की बात। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की जनता के लिए किया बड़ा ऐलान। आपका दावा, गुजरात में पार्टी कैंडिडेट का हुआ अपहरण। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे मनीष सिसोदिया। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्यवाही किसी क्षेत्र, ईंधन स्रोत, गैस स्रोत तक सीमित न हो। बेंगलुरु टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीक को बनाया हथियार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, गोवा सरकार कार्यकाल खत्म होने से पहले सभी वन अधिकार मामलों का करेगी निपटारा। दिल्ली में चुनाव से पूर्व आप पार्टी के विधायक का रिश्तेदार और पीए गिरफ्तार। एसीबी ने टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर की कार्रवाई। देश के सबसे बड़े माघ मेले की तैयारियां शुरू, बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, अव्यवस्थाओं से निपटना बनी सबसे बड़ी चुनौती। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
शिवम्